हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं गजेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं एनडीवीपी के ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं खासकर 12th क्लास के एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए आईएमपी का भंडारा। जी हाँ, बहुत अच्छा थंबनेल है, आपने पढ़ा भी होगा आईएमपी का भंडारा, जिसमें हम बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड का जो पेपर होता है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आपके आएंगे और सारे आईएमपी क्वेश्चंस और उनके आंसर पर फटाफट डिस्कशन करेंगे, जिससे आपने यदि अभी तक पढ़ाई नहीं की है तो अब कमर कस लीजिए। केमिस्ट्री में आपको अच्छे नंबर हम दिला करके रहेंगे। इसके लिए आपको बने रहना होगा एनडीवीपी के साथ लगातार, और हर वीडियो को पूरे तरीके से देखिए, उसके बाद आपको मज़ा आएगा और समझ भी ये आएगा कि केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर आ रहा है। तो आगे भी आप अपडेट्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और बेल आइकन तो दबाना ही है, जिससे आपको फ़ायदा ये मिले कि कोई भी यदि एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो अपडेट आती है तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और साथ ही अपने सारे दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, जिससे कि वो भी पढ़ सके। और ये बिल्कुल आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना, कोई पैसा नहीं लगाना, सिर्फ पढ़ाई करना है और हम आप तक पहुंचाएंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब हम बात करते हैं आपको कि हम किस चैप्टर की आज बात करने वाले हैं। थंबनेल से हालांकि आपने पता लगा लिया होगा कि हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स का। तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर में आने वाला है। इसमें हम यदि आपको बात करें तो जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हम सब पे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं इस चैप्टर 10 हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स से आने वाली नेमिंग रिएक्शन पर। तो चलिए अब हम देर नहीं करते हुए सबको शुरू करते हैं फटाफट। तो सबसे पहली जो रिएक्शन है वो है वुड्ज रिएक्शन। तो वुड्ज रिएक्शन जो है उस पर से आपको बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वुड्ज रिएक्शन क्या है कि अब देखो, कोई भी नेमिंग रिएक्शन करना है तो बेटा आपको एक बात ध्यान रखना है कि इसमें रिएक्टेंट कौन है। ये बात कुछ लोगों को समस्या होगी कि नेमिंग रिएक्शन याद नहीं होती है, तो ये बना के रखना। पहली बात कि आपको इसमें रिएक्टेंट कौन है, दूसरी बात किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं, तीसरी कोई टेम्परेचर प्रेशर की बात है तो उसको लिखना, चौथी प्रोडक्ट क्या है और पांचवी सब प्रोडक्ट क्या है। इन चीज़ों पे आप बात करना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं वुड्ज रिएक्शन। तो वुड्ज रिएक्शन जो होती है उसमें एल्काइल हैलाइड जो है वो रिएक्ट करते हैं सोडियम मेटल से। तो जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल से कराई जाती है तो किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की। तो जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराई जाती है तो आपको हायर एल्केन बनते हैं, इसे बोला जाता है वुड्ज रिएक्शन। अब इसमें ये एल्केन कैसे बन रहे हैं, तो देखो यहाँ सोडियम मेटल है, आपका RX लिखा हुआ है, एल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल है। तो सोडियम जो है वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है और X जो है वो 17 ग्रुप की नॉन मेटल है। तो पहले ग्रुप का मेटल और 17वें ग्रुप के नॉन मेटल, इनकी अलग ही प्रेम कहानी है। ये जब भी मिलेंगे आपस में ये जन्मों जन्मों के साथ ही, ऐसा मान के चलें। जब भी पहले ग्रुप की कोई मेटल है और 17वें ग्रुप की नॉन मेटल है, ये जहां दिखें ये सबसे पहले दूसरे बॉन्ड को तोड़ के अपने साथ साथ आ जाएंगे। तो यहाँ का सोडियम X के साथ आके NaX बना लेगा और बचे 2 R जा करके RR मतलब आपके एल्काइल बना लेंगे। बचे कार्बनिक जो एल्काइल ग्रुप हैं वो आपस में मिलकर के एल्केन बना लेंगे। तो इस रिएक्शन में आपको बनता है एल्केन और साथ में सब प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है सोडियम हैलाइड, जैसा हमने एक एग्जांपल के थ्रू भी हम समझ सकते हैं यहाँ पर। अब मैं बात करता हूँ इस रिएक्शन की कुछ खास बातें। पहली बात कि इस रिएक्शन से कभी भी मेथेन नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है कि आपको कम से कम 1 कार्बन का एल्काइल हैलाइड तो लेना पड़ेगा, और मेथेन में भी कितने कार्बन होते हैं, 1। तो जब इससे एल्केन बनाने जाओगे तो जब दो कार्बन आपस में मिलेंगे मिनिमम, तो 2 कार्बन या एथेन ही बन पाएगा। इसलिए कि एक इसमें हमेशा जितने भी एल्काइल हैलाइड में कार्बन होते हैं उससे डबल हो जाते हैं इस रिएक्शन में। इसकी मेन बात ये है। तो इस कारण से इसमें कभी भी मेथेन को नहीं बनाया जा सकता है। पहली बात आपको समझ आ गई, ये बात थी खासकर वुड्ज रिएक्शन के लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं फिटिंग रिएक्शन की। फिटिंग रिएक्शन को देख के ऐसा लगता है वुड्ज रिएक्शन को देख के ये फिटिंग और वुड्ज दोनों भाई भाई थे। इसने क्या किया, जो वुड्ज की रिएक्शन में है सेम है सारी चीजें, इसमें सिर्फ एक ही अंतर है कि उसने एल्काइल हैलाइड लिया था, इसने एराइल हैलाइड लिया, मतलब एरोमेटिक हैलाइड जो होते हैं वो लिए इसने।
तो सेम कहानी रहेगी, तो इसमें हम सिर्फ एक ही शब्द चेंज के पूरी डेफिनेशन लिख सकते हैं, एक ही शब्द चेंज करके, कि फिटिंग रिएक्शन में कि जब एराइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराई जाती है तो आपको बनते हैं डाइफेनिल। इसको बोलते हैं आप फिटिंग रिएक्शन। सेम है, सारी चीजें इसमें वैसी हैं जैसे वुड में थी। सोडियम जो है वो दोनों एक्स के साथ अपना बॉन्ड बना के और निकल लेगा, उसके बाद आपका बन जाएगा डाइफेनिल। ठीक है, इसके बाद हम अगली रिएक्शन की ओर आते हैं जो है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में भी ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। वुड्स को आपको पता है एल्काइल हैलाइड पसंद है, फिटिंग को एराइल हैलाइड पसंद है, तो ये दोनों ने इस बार क्या किया, दोनों को मिला लिया। तो जब हम कह सकते हैं जब एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराई जाती है तो आपको बनता है एल्काइल बेंजीन। ठीक है, तो इस रिएक्शन को बोला जाता है आपका वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, अब एक बात ध्यान देखना कि वुड्स और फिटिंग रिएक्शन में हम बात करें या वुड्स फिटिंग में या वुड्स की अलग और फिटिंग की अलग में, इनमें सब में सोडियम मेटल से ड्राई ईथर लिया जा रहा है। वो क्यों लिया जा रहा है? वो इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि जो सोडियम मेटल है, जो एक्टिव मेटल्स होती हैं जनरली, जैसे सोडियम जैसी मेटल्स, ये मॉइस्चर वगैरह से रिएक्ट करके और जल्दी से दूसरा कंपाउंड बना लेंगी। आपको पता है वैसे ही सोडियम बहुत सेंसिटिव होता है मॉइस्चर के प्रति, तो ये ड्राई ईथर का करता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट रखता है जिसमें मॉइस्चर और एयर को अच्छा आसानी से आने नहीं देता, जिस कारण से ये अच्छे से एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अगली रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं जो है फिंकलिस्टाइन रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर आपको एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट के रूप में क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन होते हैं जो कि सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट करते हैं। प्रेजेंस होती है इसमें एसीटोन की और बनता है एल्काइल आयोडाइड। तो हम इसकी थ्योरी इस तरीके से बना सकते हैं कि जब क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन की रिएक्शन आपकी सोडियम आयोडाइड से एसीटोन की प्रेजेंस में कराई जाती है तो आपका बनता है एल्काइल आयोडाइड, जिसे आप बोलते हैं फिंकलिस्टाइन रिएक्शन। इसमें भी आपने देखा कि इसमें सोडियम आयोडाइड है और उधर हेलोजन का एक्स है, तो एक्स Na को एक्स पसंद है तो Na एक्स को पकड़ के निकल लेगा और इधर आई और एल्काइल ग्रुप मिल जाएंगे और एल्काइल आयोडाइड बना लेंगे। ये रिएक्शन और पिछली जो 3 रिएक्शन हमने पढ़ी, ये चारों रिएक्शन के लिए एक खास बात बता दूं, ये चारों रिएक्शन आगे कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली हैं। इसी के बाद हम आगे की रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं फटाफट, जो है कि आपकी स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये भी कुछ फिंकलिस्टाइन रिएक्शन की तरह ही है, बस इसमें एल्काइल आयोडाइड की जगह एल्काइल फ्लोराइड बनाया जाता है। बाकी इसमें भी रिएक्टेंट कुछ सेम एज है, जैसे कि क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन, इनकी रिएक्शन आप किसी भी मेटलिक फ्लोराइड से कराते जैसे AgF वगैरह से, तो आपको क्या बनता है, आखिरी में जाकर के एल्काइल फ्लोराइड मिल जाता है या फ्लोरोएल्केन मिल जाता है, जिसको आप कह सकते हैं। तो यहाँ भी वही बात है, Ag जो है वो X को लेके निकल लेता है और F जो है वो एल्काइल ग्रुप से जुड़ जाता है और आपका एल्काइल फ्लोराइड बन जाता है। इस तरीके से आपकी ये कुछ रिएक्शन तैयार हुई। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो हमें एक रिएक्शन मिलती जो आपने 11th में पढ़ी होगी, जिसको एक रूल के नाम से जाना जाता है, वो है मार्कोनी-काफ का रूल। अब हमको मार्कोनी-काफ का रूल को समझने के लिए पहले 2 शब्दों को समझना पड़ेगा, जो एक है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट और दूसरा है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ये 2 शब्दों को हमको समझना होगा। तो पहले बात करते हैं कि अनसिमेट्रिकल रिएजेंट क्या होता है। एक ऐसा रिएजेंट जैसे आपको दिख रहा है HX, एक X जो है वो आपका नेगेटिव पार्ट है और H जो है वो पॉजिटिव पार्ट है। एक ऐसा रिएक्टेंट जिसके पास 2 पार्ट हों, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला, उसको आप बोल सकते हैं अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। तो जब इस अनसिमेट्रिकल रिएजेंट की रिएक्शन आप किससे कराना है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन से। तो अब हम पहले तो बात कर लेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या है या सिमेट्रिकल एल्कीन क्या है। देखो, सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई चीज़ यदि दोनों साइड से आप काटो, बीच में से उसको काटो, दोनों साइड यदि वो एक सी दिखती है तो वो सिमेट्रिकल है, और डिफरेंट दिखती है तो वो सिमेट्रिकल नहीं है। जैसे मैं आपको बात करूं कि ये मोबाइल फ़ोन है, इसको यदि मैं बीच में से ऐसा काटता हूं तो ये इधर भी वैसे ही दिख रहा है, उधर भी वैसे ही दिख रहा है, तो इसको बोल देंगे सिमेट्रिकल। लेकिन यदि मैं इसको देखूं कि दोनों काटूं तो एक साइड से डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखे और दूसरी साइड डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखे, तो ये अनसिमेट्रिकल होगा। जैसे आपको ये एल्कीन मेरे सामने दिखाई दे रहा है, तो इसमें देखो कि जब हम इसको डबल बॉन्ड के दोनों साइड देखते हैं तो एक साइड आपको कार्बन से लगे हुए 2 हाइड्रोजन दिखाई दे जाएंगे, एक साइड 2 अलग ग्रुप दिखाई दे जाएंगे।
जाएंगे। तो डबल बॉन्ड के इस साइड डिफरेंट है और इस साइड डिफरेंट ग्रुप है, तो इसका अर्थ से समझ सकते हैं ये अनसिमेट्रिकल, दोनों साइड सेम नहीं है। लेकिन जब आप सिमेट्रिकल वाले में देख रहे हैं तो इसमें देखेंगे कि इधर भी दोनों कार्बन से दोनों साइड हाइड्रोजन लगे हैं और दोनों साइड इधर भी दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं, जिससे आप कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिकल है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अनसिमेट्रिकल क्या है और सिमेट्रिकल क्या है। अनसिमेट्रिकल मतलब जहाँ डबल बॉन्ड से आप देखते हैं एल्कीन में, तो डबल बॉन्ड के इस साइड और इस साइड, लेफ्ट और राइट में दोनों साइड देखो यदि सेम प्रकार से दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से सारे ग्रुप सारे एटम जैसे जमे हुए किस में है, लेफ्ट हैंड साइड के कार्बन में, और बेसिक में से यदि राइट हैंड साइड में जमे हुए हैं तो वो सिमेट्रिकल है, और दोनों में सेम प्रकार से नहीं है तो वो अनसिमेट्रिकल है। बस इतना याद रखना। इसके बाद जब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट की रिएक्शन, एल्कीन की रिएक्शन जो है वो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट से कराई जाती है। किसी भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट की रिएक्शन यदि अनसिमेट्रिकल एल्कीन से कराई जाती है तो जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होता है, जैसे आपको यहाँ येलो कलर में दिखाई दे रहा होगा, तो जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होता है वो क्या होता है कि उसका जो कार्बन है, यदि आप अनसिमेट्रिकल की बात करते हैं, उसका जो नेगेटिव पार्ट है, सॉरी कार्बन नहीं, नेगेटिव पार्ट है, वो उस कार्बन से जाकर के जुड़ता है जिस पर कि कम हाइड्रोजन हो, जिस पर कि कम हाइड्रोजन हो। डबल बॉन्डेड वाले जो दोनों कार्बन है उनमें से नेगेटिव पार्ट उस पर जाकर जुड़ेगा जिस पे क्या हो, कम हाइड्रोजन हो, तो इसको क्या बोलोगे आप, मार्कोनिकॉफ का लॉ। यदि इसके अपोजिटली यदि ये ज्यादा वाले पे जुड़े तो क्या होगा, तो इसके लिए हमारा फिर अगला रूल है जिसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जिसको खरास इफेक्ट भी बोलते हैं, जिसको परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। कि सेम रिएक्शन इसी तरीके की, जब कोई अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, इसमें सिर्फ एक ही यूज होता है जो है HBr के अलावा आप किसी को उपयोग नहीं कर सकते। कि जब HBr की रिएक्शन आप किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे कराते हो, किसकी प्रेजेंस में, परऑक्साइड की प्रेजेंस होना परम आवश्यक है, परऑक्साइड की प्रेजेंस में कराते हो, तो यदि इसका नेगेटिव वाला पार्ट, खासकर ब्रोमीन, मतलब ब्रोमीन यदि उस कार्बन पे जुड़ता है, डबल बॉन्ड से जुड़े का उस कार्बन से जुड़ता है जिससे ज्यादा हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, तो इसको आप क्या कह सकते हो कि ये आपका कौन सा नियम है, एंटी मार्कोनिकॉफ। जैसा कि आप येलो कलर में देख पा रहे होंगे कि ब्रोमीन उसी कार्बन जुड़ा जो येलो कलर वाला था, जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन थे, उससे जाकर जुड़ा। लेकिन पिछले मार्कोनिकॉफ के लॉ में आपने देखा उससे जाकर के ब्रोमीन जुड़ा था जिसके पास एक था, कार्बन पे एक हाइड्रोजन था, मतलब कम हाइड्रोजन थे, उस पे जाके जुड़ता है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अगली हम इंपॉर्टेंट रिएक्शन की ओर बढ़े, जो कि आपकी सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन क्या है बेटा, सेंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है कि ये एक प्रकार से आपकी बेंजिल, जो बेंजीन है, हेलाइड्स हैं उनको बनाने की रिएक्शन है, मतलब हेलोबेंजीन बनाने की रिएक्शन है। तो इसमें क्या होता है कि जब बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट जो है, जो कि आपके डाइएजोनियम रिएक्शन जो है उससे बनाया जाता है, तो डाइएजोनिकरण रिएक्शन से बना हुआ आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है या साल्ट है, उसकी रिएक्शन जब आप क्यूप्रिक क्लोराइड और HX क्यूप्रिक क्लोराइड या क्यूप्रिक ब्रोमाइड इस तरीके से और HX की प्रेजेंस में कराते हैं, तो आपको क्रम से है क्यूप्रिक क्लोराइड और HCl से कराते हैं तो आपको क्या मिलेगा, पहले आपको मिलता है क्या, क्लोरोबेंजीन। यदि क्यूप्रिक ब्रोमाइड और HBr से कराते हैं तो ब्रोमोबेंजीन। इस तरीके से आपको प्राप्त होते हैं, जिसको आप बोलते हो सेंडमेयर रिएक्शन। इसी कड़ी में हम फटाफट अगली नेमिंग रिएक्शन की बात कर रहे हैं, वो है आपकी गाटरमान रिएक्शन। जी हाँ, इसमें भी सेम है, सिर्फ थोड़ा सा अंतर है, इसमें क्यूप्रिक क्लोराइड या क्यूप्रिक हैलाइड की जगह आपका सिंपल सा कॉपर लिया गया है बस। तो बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट की रिएक्शन जब कॉपर और HX के साथ कराई जाती है, हेलो एसिड्स के साथ कराई जाती है, तो आपको हेलो बेंजीन मिलता है, जिसको आप बोलते हो कौन सी, गाटरमान रिएक्शन। इसके बाद आपकी जो अगली रिएक्शन है वो है आपकी रेसिंग प्रोसेस। रेसिंग प्रोसेस एक उतनी खास इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो नहीं है, लेकिन हम इस पे चर्चा कर ले रहे हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है कि जब बेंजीन जो है उसकी रिएक्शन आप किससे कराते हो, HCl वगैरह से कराते हो। बेंजीन की रिएक्शन
अगली रिएक्शन है रेसिंग रिएक्शन। रेसिंग रिएक्शन उतनी खास रिएक्शन तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं कि जब बेंजीन और एयर का जो मिक्सचर होता है और HCl का मिक्सचर, बेंजीन, एयर और HCl का जो मिक्सचर होता है उसको 230 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे या 523 केल्विन टेम्परेचर पे आप इसको गर्म करते हो, तो आपको क्या होता है कि 230 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जब गर्म करते हो तो आपको क्या होता है कि आपको क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है, जिसको रेसिंग प्रोसेस कहा जाता है। यदि हम अगली बात करें तो आपके पास है हुन्स-डीकर रिएक्शन, जो हमारी आज की लास्ट रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा, हुन्स-डीकर रिएक्शन में सीधी सिंपल सी बात है कि जब आप किसी भी फैटी एसिड, किसी भी बसीय अम्ल के सिल्वर लवण मतलब सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड की रिएक्शन आप ब्रोमीन से कराते हो, तो इसमें क्या मिलता है आपको, ब्रोमो एल्केन मिलता है, या यदि एरोमेटिक लिया हुआ है तो आपको क्या मिलेगा, ब्रोमोवेंजीन मिलेगी, और साथ में आपकी CO2 गैस निकल जाती है और आपको मिलता है एक और एल्काइल कंपाउंड। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो दो रिएक्शन रेसिंग और हुन्स-डीकर बताई वो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी की जो आपको रिएक्शन मैंने बताई वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इन रिएक्शनों को करो तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अब यदि हम अगली बात करते हैं कि अब हम इसके बाद क्या लेकर के आने वाले हैं, तो हाँ, आप वेट करिएगा नेक्स्ट वीडियो की, जिसमें हम लेके आने वाले हैं सारे वो इम्पोर्टेंट कौन से रीजन वाले क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले हैं 2023 के एग्ज़ाम में। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए NDVP के साथ।